नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के समक्ष लेके उपस्थित हुआ हूं वो करंट अफेयर्स से ये रिलेटेड ये रहने वाला है, क्योंकि हाल फिलहाल की जो घटना है या कहें ये एक मिश्रित जीके से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। इसीलिए इसका जो टाइटल है महायुद्ध आर पार कि आज हमारी लड़ाई है। लगातार ये एकदम मैराथन क्लासेस आज ये रहेगी। आइए शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न आप लोगों के समक्ष रखूं तो ये इस प्रकार से है। निम्न में से कौन सा उपन्यास मुल्क राज आनंद द्वारा ये लिखा गया है जो भारत के स्वतंत्रता पूर्व युग पर आधारित जाति व्यवस्था की क्रूरता को दर्शाता है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है अनटचेबल। ये आपकी क्या है, ये पुस्तक है जो उपन्यास जो मुल्क राज आनंद द्वारा ये लिखा गया। कहने का मतलब है इसमें छुआछूत की जो क्रूरता थी वर्ण व्यवस्था पर आधारित, इसे अनटचेबल इसलिए कहा गया है कि छूने से ही लोगों को ये फील होता था कि हम अशुद्ध हो जाएंगे, हम पे कोई ये बीमारियां हो जाएंगी या कुछ इस प्रकार की जो धारणा थी वो धारणा को दर्शाती है ये बुक। तो ये बहुत ज़्यादा जाति व्यवस्था जो रही अत्यधिक क्रूरता को ये दर्शाती है, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने। देखिए ये कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान का आकलन करने के लिए मौसम विज्ञान संगठन, जिसे हम कहते हैं WMO, और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा 1988 में कौन सा संगठन ये बनाया गया था। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पर मैंने ऑप्शन पहले ही आपको यहाँ पर हाईलाइट कर दिया जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल ये बनाया गया था, ठीक है। इसमें क्या था, IPC के अंतर्गत इसे जलवायु परिवर्तन, जिस प्रकार से आपको आज पता है कि संपूर्ण विश्व आज ग्लोबल वार्मिंग के दंश से परेशान है, या कहें जलवायु परिवर्तन जिस प्रकार से मौसम अचानक बिगड़ रहा है, जिस प्रकार प्रकृति की करवटें बदल रही हैं, तो वो महत्वपूर्ण ये संगठन को बनाया गया था जो 1988 में इसको बनाया गया था, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, ठीक है। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए प्राचीन काल में किस नदी को तमिल में पुनी के नाम से भी ये जाना जाता था, जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर दक्षिण पूर्व में बहने वाली ये चौथी सबसे बड़ी नदी के रूप में माना जाता है। देखिए ये पुनी नदी है ना, इसका ये तमिल में इसको पुनी के नाम से जाना जाता है, और जो ये कर्नाटक और तमिलनाडु है इस राज्य से होकर अगर हम बात करें दक्षिण पूर्व दिशा से ये प्रवाहित होती हुई ये इस राज्य में प्रवेश करती हैं, ये होकर बाहर निकल जाती है। और ये जो नदी है ये सबसे बड़ी चौथी नदी के रूप में हम इसे जानते हैं। यहाँ पर कावेरी नदी है। देखिए सतलज और रावी और तापसी ये नदियाँ इसके दायरे से बाहर है, और ये कावी नदी ही है जो है आपकी सबसे बड़ी ये नदी के रूप में हम इसे जानते हैं, ठीक है। अब देखिए ऑफ ब्रेक शब्द का प्रयोग निम्न में से किस खेल में किया जाता है। आप सभी को पता होगा, सबसे ज़्यादा आप लोग क्रिकेट पसंद करते हैं तो क्रिकेट के ही अंतर्गत इसे जाना जाता है। देखिए ऑफ ब्रेक शब्द जो है याद रखिएगा, इसका जो प्रयोग किया जाता है वो सिर्फ क्रिकेट के अंतर्गत ही किया जाता है। देखिए अब अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसने हिंदी उपन्यास कफन लिखा है। देखिए कफन से संबंधित प्रश्न है, हिंदी से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे आपके तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए सुमित्रानंद पंत है, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद। देखिए ये कफन जो उपन्यास लिखा गया है ये प्रेमचंद जी द्वारा ही लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर एक डैश दिया हुआ है, ब्रांड बाजार में एक स्थिति है जब ब्याज की दर अपने निम्नतर स्तर पर गिर जाती है और पैसे की परिकल्पित मांग पूरी तरह से लोचदार हो जाती है, तो इस कंडीशन में क्या कहा जाता है। तो ये नकदी की कमी, अनंत आपूर्ति, लिक्विडिटी टैप या शून्य धनवेग। तो ये आपका सी ऑप्शन क्या है, एकदम राइट है। अब यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 7वां प्रश्न है, किसी भारतीय संगीतकार ने जो 2015 में बेस्ट न्यू एज एल्बम की श्रेणी में जिसे ग्रैमी
जीता, ग्रैमी अवार्ड जो जीता था, आपको पता है पिछली दफ़े भी, इस वर्ष भी ग्रैमी ये अवार्ड मिला है, जिसका एल्बम विंग्स विड्स ऑफ संसार एक दक्षिण अफ्रीकी बांसुरी वादक राउटर कैलन मैन के सहयोग से ये बनाया गया है ये गाना, ठीक है। जिस एल्बम, मैंने कहा जो एल्बम था, ये आपके बेस्ट न्यूज़ एज एल्बम की श्रेणी में ये ग्रैमी ये अवार्ड जीता है। तो ये रिकी केज द्वारा ये जीता हो गया है, और ये दूसरी बार इन्हें यहाँ पर, रिकी केज को यहाँ पर इस समय भी अवार्ड मिला है। इन्होंने अभी एक गाने पर और जीता है, 2022 में इन्हें दोबारा ये अवार्ड दिया गया, ठीक है। आज देखिए यहाँ पर देखा है 8वां प्रश्न, टाइम मैगजीन के 2022 के जो 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से 3 भारतीयों को नामित किया गया है। वो 3 भारतीय कौन कौन, इनमें से कौन नहीं है आपको बताना है। देखिए 3 जो भारतीय हैं, इनमें से एक नहीं है, तो 3 मुकेश अंबानी हो गया, ममता बनर्जी है, आदर पूनावाला, ये जो क्या है, ये 100 प्रभावित लोग जो रहते हैं पूरे विश्व में, वो 3 भारतीयों को यहाँ पर नामित किया गया है। इसमें गौतम अडानी का नाम नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसमें कह रहे हैं निम्न में से किसे सारंगी वादक के रूप में जाना जाता है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। उस्ताद बंदूक खान को जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 10वां प्रश्न है, 2022 में भारतीय राष्ट्रीय तिरंगे के डिजाइनर की जो 146वीं जो जयंती थी, उनका क्या नाम था। आप सभी को पता है जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, उसके डिजाइन को जो पिंगली वेंकैया द्वारा किया गया था, इसको बनाया गया था, इन्हीं के देन है आज जो हमारा तिरंगा का जो डिजाइन बनी हुई है, कहीं ना कहीं इनका ही सबसे बड़ा श्रेय इन्हें जाता है। अब देखिए 11वें नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान द्वारा 2009 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कृषि के लिए उपयोगी की जाने वाली भूमि का प्रतिशत कितना है, ये आपको बताना है। देखिए भारत में 2009 के आंकड़ों के आधार पर अगर हम बात करें, जो कृषि के लिए जिस भूमि का हम प्रयोग करते हैं प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत हम अगर बात करें, तो ये 51.09% हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए उसका राइट था। अब देखिए यहाँ पर 12वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि देखिए शास्त्रीय नृत्य के दिग्गज सोलम मान सिंह को निम्न में से कौन सा पुरस्कार अभी तक नहीं मिला है। ये पुरस्कार नहीं मिला है, आपको बता दूं तो इनको जो शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत जो दिग्गज है सोनम मान सिंह को यहाँ पर संगीत अकादमी पुरस्कार ये सम्मानित है, पद्म विभूषण से भी है, पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया गया है। जो इनको जो पुरस्कार नहीं मिला है, ये आपको पद्मश्री इन्हें अभी तक नहीं मिला है, ठीक है। अब बात करते हैं 13वें नंबर का प्रश्न। इसमें कह रहा है कि निम्न में से किस भारतीय संगीतकार ने शहनाई को संगीत कार्यक्रम के मंच पर पेश किया और 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक जो लाल किले पर समारोह के लिए इन्हें चुना गया था। बिस्मिल्लाह खां वो शख्सियत हैं जिन्होंने, आपको अगर हम बात करें शहनाई के एक बहुत बड़े ये जादूगर भी माने जाते हैं, शहनाई की अगर कभी बात आती है तो बिस्मिल्लाह खां उनमें सबसे शीर्ष पे रहते हैं, क्योंकि इन्हीं की द्वारा में भारत में आज जो शहनाई जो बजाई जाती है 15 अगस्त 1947 को जो भारतीय जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक जो लाल किले प्राचीर पर इन्होंने इनको बजाने के लिए इन्हें चुना गया था, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं और ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले से हाईलाइट कर दिए हैं, तो ये आपकी सुविधा के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं जो आत्मकथा अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी भारत के निम्न में से किस खिलाड़ी द्वारा लिखी गई है। अनब्रेकेबल की बात कर रहा हूँ, इनकी जो ये ऑटोबायोग्राफी है भारत के, इनमें से कौन से खिलाड़ी द्वारा इसे लिखी गई है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, युवराज दिया गया है, मैरी कॉम दिया गया, अभिनव बिंद्रा दिया है, पीटी उषा दिया है। तो देखो दोस्तों इस पर से तौर पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा MC मैरी कॉम, ये हैं मैरी कॉम द्वारा ये लिखी गई है आत्मकथा, ठीक है, अनब्रेकेबल, ठीक है। ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के मद्देनजर। अब बात करते हैं डेविड कप की बात करते हैं, निम्न में से किस राज्य से संबंधित है। डेविस कप निम्न में से किस राज्य से संबंधित है। ये देखिए सॉरी, ये खेल से संबंधित है। तो अगर हम खेल की बात करें तो बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, तो जो डेविस कप खेला जाता है वो आपके टेनिस से ये रिलेटेड
ये है, ठीक है। अब अगला प्रश्न आप देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि 16 नंबर का भाप आसवन की तकनीक का प्रयोग करके किस प्रकार के पदार्थों को अलग किया जाता है। देखिए किस प्रकार के पदार्थों को इसके भाप आसवन के माध्यम से अलग किया जाता है। ये जो पदार्थों की जो भाप में वाष्पशीलन होती है, उससे हम क्या करते हैं, उसको अलग करने की ये प्रतिक्रिया दोहराई जाती है, ठीक है। अब उस अम्ल की पहचान करें जो पाचन में मदद करता है। देखिए हमारा हम जो कुछ भी खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए एक अम्ल की हमें जरूरत होती है। ये बहुत ज़्यादा, अगर कहें, ये अम्ल जिस प्रकार से एसिड होता है उसी के समकक्ष ये रहता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो भी चीज़ आ जाती है, अगर हम कोई फ्रूट खाते हैं, कच्चे फल खाते हैं, या फिर आपके मांस खाते हैं, या कुछ भी ऐसी चीज़ खाए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पेट के अंदर का एक बहुत पावरफुल जो एसिड होता है, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक ये एसिड होता है, जिसमें आपको उल्टी होती है ना, ये एसिड क्या होता है, आपके जो एसिड इतना तीव्र होता है, अगर आप आपके जो मुंह के अंदर अगर जो लार है वो अगर टाइम पर अगर नहीं बनेगी, तो अगर ये मान लीजिए आपके लार नहीं बन रही है तो आपको सीधे डायरेक्ट उल्टी हो जाती है। तो ये इतना भयंकर एसिड है, आपकी जीभ जला देगा। तो ये ही है, ठीक है। अब देखिए DDT हमारे पर्यावरण के प्रति अनुकूल प्रभाव डालता है, क्यों? DDT जो हमारे पर्यावरण के प्रति किस प्रकार से अनुकूल प्रभाव डालता है, ये क्यों करता है? देखिए यह मधुमक्खियों जैसे लाभकारी कीड़ों को ये मार देते हैं। कभी भी इसका प्रयोग नहीं करना है, इसका छिड़काव नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको सभी लोगों को पता है कि जो मधुमक्खी है ये आपके खाद्य श्रृंखला का बहुत बड़ा क्या है, ये तंत्र का एक बड़ा हिस्सा माना जाता है। आप सभी को पता होगा वर्तमान समय में अमेरिका के कैलिफोर्निया डेनमार्क जो शहर है वहाँ पर जो खेती की जाती थी, वहाँ पर मधुमक्खियों की कमी हो गई थी, जिसकी वजह से वहाँ की जो फसल थी वो ग्रोथ नहीं कर पाई। तो कहीं ना कहीं सरकार इसके प्रति सजग थी। जो वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किए तो उन्होंने पाया कि मधुमक्खियों की कमी होने की वजह से जो हमारा पूरा पारिस्थितिकी तंत्र है वो डगमगा गया है। तो उन्होंने पुनः यहाँ पर मधुमक्खियों का क्या करा, हनी बी का यहाँ पर क्या करा, प्लांट ये कहें इस प्रकार से लगाए गए हैं जहाँ पर अधिक से अधिक मधुमक्खियों का पैदावार की जा सकती है। तो ठीक है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, 1900 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय शास्त्रीय गायक को मल्लिका ए गजल या गजल की रानी के रूप में जाना जाता है? यह 15 वर्ष की आयु में भारत की कोकिला जो सरोजिनी नायडू द्वारा ये इसकी प्रशंसा भी की थी। देखिए प्रशंसा प्राप्त की है, जो हमारी पहली जो कोकिला जिसे हम सरोजिनी नायडू जी, जिसे हम राज्यपाल जो रही सरोजिनी नायडू द्वारा, इनकी प्रशंसा भी की थी। ये जो है भारतीय शास्त्रीय गायक को मल्लिका ए गजल, जिसे हम गजलों की रानी के रूप में भी जानते हैं, 15 वर्ष की आयु में भारत की जो जिसे कोकिला कहा जी सरोजिनी नायडू द्वारा इसकी प्रशंसा की थी। ये चित्रा सिंह है, बेगम अख्तर हैं, या सूर्या या अमृता सुरेश। देखिए आपको स्पष्ट तौर पे यहाँ पर दिख रहा होगा। देखिए बेगम अख्तर हैं, ये इनकी प्रशंसा आपकी सरोजिनी नायडू द्वारा की 15 वर्ष की उम्र में, ठीक है, ये जब थे। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा उड़ीसी नृत्य मृदंग, पखावाज और तबला जैसे ताल वाद्यों की का भी गुरु है? देखिए ये ऐसा कौन सा शख्सियत है जिसे उड़ीसा नृत्य की बात करें, मृदंगम, पखवाज और तबलों का जैसे बहुत ढेर सारे वाद्य यंत्रों का ये गुरु माना जाता है? केचू चरण महापात्रा ये इनका नाम है, इनको माना जाता है उड़ीसा का, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्हें नोट करते हुए चलिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 21वें नंबर का प्रश्न, कौन सा एक कोशीय ये जीव है उसकी प्रतिक्रिया द्वारा भोजन प्राप्त करता है? ठीक है, उसमें कोशिकाएं बाह्य पदार्थ को कोशिका झिल्ली से आश्रित कर अवशोषित कर लेती है। एक कोशीय जीव के बारे में बात कर रहे हैं, जो जीव उस प्रतिक्रिया द्वारा क्या करता है, भोजन को प्राप्त करता है। तो जिसमें एक कोशीय जो होता है ये बाह्य पदार्थ को कोशिका झिल्ली से आश्रित करके ये अवशोषित कर लेता है। ये अमीबा है।
अमीबा इस प्रकार का जीव है जो अपना भोजन स्वयं निर्मित कर लेता है उससे अपनी झिल्लियों से। देखिए 22वें नंबर का प्रश्न, निम्न में से किस भारतीय शास्त्रीय भरतनाट्यम नृत्यांगना को 1981 में जो पद्मश्री और 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, उनका नाम आपको बताने। देखिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसके क्षेत्र में कह रहा है, भरतनाट्यम के क्षेत्र में कह रहा है, ठीक है, क्लासिकल डांस के अंतर्गत जो नृत्यांगना है, तो 81 में इनको पद्मश्री और 2003 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इनका नाम है पद्म सुब्रमण्यम, इनका नाम है, इन्हें ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए 83वें नंबर का प्रश्न, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्यांगना मल्लिका साराभाई को निम्न में से किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। देखिए भरतनाट्यम के अंतर्गत हम कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम की अगर बात करें तो मल्लिका साराभाई से बहुत उससे अच्छा कोई है नहीं, तो इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो 2010 में इनको ये भारत सरकार द्वारा ये अवार्ड दिया गया था। ठीक, अब देखिए 24वें नंबर का प्रश्न, किन भारतीय राज्यों को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 का ये नवाजा गया है। देखिए आप सभी को पता है कि भारत के अंतर्गत जो हमारा देश है, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में जिस प्रकार से आपदा से तबाही मच जाती है, तो आपदा प्रबंधन को जो स्थापित किया जाता है, जो इस प्रकार से जब प्रकृति जो घटनाएं घटित होती हैं तो उसमें जो राहत कार्यों को सही समय पर बचाव कार्यों को ये कर सकते हैं, पूर्व अनुमानित सूचनाएं ये दे सकते हैं, जिसके लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार यहाँ पर 2023 का जो दिया गया था, उसके अंदर उड़ीसा और मिजोरम ये दो राज्य हैं जिन्होंने अपना बहुत अच्छा कार्य इनके द्वारा किया गया आपदा प्रबंधन के अंतर्गत। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा उड़ीसा और मिजोरम है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत के संविधान का यहाँ पर डैश दिया है, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये आपका आर्टिकल 22 है, जिसमें क्या होता है, नजरबंद उसे कहते हैं जिसे किसी की भी नजरों से एकदम उठा लिया जाता है। बीच में आपने देखा होगा फारूक अब्दुल्ला हो गया, मोहम्मद मुग्ध, जो ये है जो जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता जितने भी रहे, मोहम्मद मुफ्ती जो हैं, तो इनको क्या कर दिया था, केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा इनको नज़रबंद कर दिया था। ये किसी की नज़रों में पता ही नहीं था कि ये कौन सी जेल में है, कहाँ है, क्या है, इनकी परिस्थिति, इनके जो ठिकाने का कोई पता नहीं था, क्योंकि कुछ ऐसे सेंसिटिव चीज़ें होती हैं भारत की सुरक्षा मामलों के अंतर्गत, तो इनको क्या कर दिया था, नज़रबंद कर दिया गया था अनुच्छेद 22 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखिए 1 जनवरी की मंथ की बात करते हैं। यहाँ पर दिया है 2023 में किस राज्य सरकार ने 30% महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। ये उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने 30% महिलाओं को यहाँ पर आरक्षण देने की बात की गई है। ठीक है, अब वहीं अगर दूसरा प्रश्न देखें तो जनवरी 2023 में किसे पंडित हरिप्रसाद चौसरिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ऐसे कौन से शिक्षक है, देखिए प्रभा अग्नित्री पंडित है, इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। कौन सा, जो पंडित हरिप्रसाद चौसरिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं निम्न में से कौन सा दूसरी बार पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला ये पहला शहर बन गया। इसने इतिहास में ये पहला शहर बन गया, कहें इतिहास रच दिया इसने। तो देखिए दोस्तों, पैरा ओलंपिक की जो मेजबानी करने का जो दूसरी बार जो मौका दिया गया है, और साथ ही ये पहला सिटी भी बन चुकी है। टोक्यो वो देश है, ठीक है, टोक्यो के अंदर, जापान के अंदर जो टोक्यो है, ये शहर 2 बार ओलंपिक करने की ये मेजबानी, दूसरी बार ओलंपिक करने का इसे श्रेय जाता है। इतिहास इसके द्वारा रख दिया गया। और देखिए चौथे नंबर का प्रश्न, किस भारतीय कार्टूनिस्ट की आत्मकथा का शीर्ष द टनल ऑफ टाइम है। देखिए आर.के. लक्ष्मण, जिनका निधन हो चुका है, इनकी जो कार्टूनिस्ट हैं ना, बहुत अच्छे समाज में एक अपने कार्टून के माध्यम से एक संदेश देते थे। इनके आर.के. लक्ष्मण की मूवियाँ में या कार्टूनिस्ट माना जाता है, भारत के शीर्ष इनको माना जाता है। अब देखिए
यहाँ पर कह रहा है कि अगला प्रश्न है पांचवा, जनवरी 2023 में मेगा प्रोजेक्ट का समर्थन करने के लिए कौन सा राज्य ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करेगा। ये देखिए जनवरी 2023 में एक मेगा प्रोजेक्ट का यहाँ पर समर्थन किया गया था, जिसके अंदर ग्रीन क्लाइमेट फंड के यहाँ पर स्थापित करने की बात की गई थी। वो तमिलनाडु ये स्टेट है जो ये करेगा, ठीक है। छठे नंबर के प्रश्न की अगर बात करें तो वर्ष 2023 के लिए पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले एक व्यक्ति जो राजनेता का नाम बताइए, ठीक है। कहने का मेरा मतलब है स्पष्ट है, आपने ये क्वेश्चन पढ़ भी लिया होगा। 2023 के लिए पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले एक राजनेता का नाम बताइए। इनमें जो राजनेता हैं ये आप देख रहे होंगे, इसमें से बी वाला ऑप्शन सही है, एस कृष्णा। इनको क्या दिया गया 2023 में पद्म भूषण पुरस्कार इन्हें दिया गया। अब देखिए 7वें नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध कृति संगीता रत्नाकर के लेखक है। ये आपको बताना है, संगीता रत्नाकर के लेखक हैं। ये सरंग देव हैं, इनके द्वारा इस कृति को लिखा गया है। देखिए 8वें नंबर का बात कर रहे हैं, पद्म विभूषण कनक रेले को निम्न में से किस राज्य के नृत्य के रूप में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनको सम्मानित किया गया। कहने का मेरा मतलब है, देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश। पद्म भूषण और कनक रेले को निम्न में से किस नृत्य रूप में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कारित किया है। मोहिनीअट्टम क्या यहाँ पर इनके द्वारा नृत्य किया जाता है, इसको ये बहुत निपुण माने जाते हैं, ठीक है। 9वें नंबर का प्रश्न, कौन सी बीमारी विभिन्न प्रकार के संक्रमण वायरस और गैर संक्रमण वाहकों के कारण यकृत की सूजन का कारण बनती है, जिसे विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। देखिए वो कौन सा है, देखिए हेपेटाइटिस है जो आपके यकृत में सूजन बना देती है और जिसके कारण से क्या होता है, शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। समय पर उपचार कर लेना चाहिए इसका। और 10वें नंबर का प्रश्न, दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो संवैधानिक निकाय नहीं है। देखिए इसमें से संवैधानिक निकाय कौन नहीं है, देखिए वित्त आयोग संवैधानिक निकाय, चुनाव आयोग संविधान के अंतर्गत आता है, संघ लोक सेवा के गठन की चर्चा आपके यहाँ पर बात हुई है संविधान के अंतर्गत। जो निकाय के रूप में जो नहीं है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नहीं है, ठीक है। 11 नंबर का प्रश्न है, यह कह रहा है कि वर्ष 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित केलुचरण महापात्रा निम्न में से किस नृत्य के समर्थक थे। नृत्यक ये थे, कहने का मतलब है, देखो आपको पहले भी बताया था कि अभी इससे पूर्व क्वेश्चन आया था, ये उड़ीसी के अंतर्गत है, ठीक है। तिरुपति देवस्थानम के अस्थाना नृत्यकी जिसे निवासी नृत्यक के रूप में किसे मान्यता दी गई थी, आपको बताना है, यामिनी कृष्ण मूर्ति को यहाँ पर ये इसकी उपाधि दी गई थी या कहीं इसकी मान्यता दी गई थी, ठीक है। अब 13 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसकी आत्मकथा डॉक्टर ऑफ डेंसिटी एंड ऑटोबायोग्राफी है। देखिए बेनजीर भुट्टो, ठीक है। अब अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, 14 नंबर का प्रश्न, भारत की किस संगीत निर्देशक जोड़ी ने फॉक्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 सूची 2015 में अपना डेब्यू ये किया था। देखिए अजय अतुल ये है, इन्होंने फॉक्स इंडिया सेलिब्रिटी जो 100 सूची जो जारी होती है 2015 में इन्होंने अपना इसमें डेब्यू किया था, ठीक है। अब देखिए बीजिंग जिम्पिंग किस तरह का ये खेल है, बंजी जंपिंग जिसे कहते हैं, ठीक है। ये आप लोगों में से बहुत से लोगों ने बंजी जंपिंग की होगी। इसमें क्या होता है, आपके पैरों में एक रस्सी बांध ली जाती है और बहुत बड़े स्थान से आपको नीचे धकेला जाता है खाई की तरफ। तो ये है एडवेंचर से रिलेटेड, जो एडवेंचर के जो दीवाने होते हैं वो इस खेल को खेलते हैं या इसमें अपना साहस दिखाते हैं। ये खेल वही खेल सकता है जिसके अंदर का साहस है, बहुत रिस्की लगता है ये मुझे।
ठीक है। अब देखिए 16 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा वर्ण फाइलम इचोनोडर्माट के विषय में सही है? कोलोनम पेटेंस बाइलेटर सिटीमिटी करके है, ये ऑप्शन बी, ठीक है। अब देखिए 17वें नंबर का प्रश्न, किन घटकों के अक्सर शरीर के निर्माण खंड कहा जाता है जो व्यायाम के बाद मांसपेशियों के ऊतकों की मरम्मत और उन्हें मजबूत करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? देखिए प्रोटीन हमारे शरीर कि उन मांसपेशियों के जो ऊतकों को क्या करता है, मरम्मत करने का बहुत बड़ा अपना योगदान करता है। जब आप जिसमें वर्कआउट करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, आपकी मांसपेशियों में पेन होना शुरू होता है। तो उन तमाम चीज़ों को अगर कुछ ऐसी चोट हो लग जाती है तो उन्हें जो मजबूती से मदद करता है ना, ये आपके प्रोटीन है। तभी कहते हैं ना कि जब आप वर्कआउट करते हो, जिम में वर्कआउट करते हो तो आप प्रोटीन शेक पीते हो। उसका मेन उद्देश्य यही है कि आपके शरीर की जो मजबूती को महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते हैं प्रोटीन, जिससे आपके शरीर में आपको स्फूर्ति, ताकत, ये तमाम चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दिया गया समीकरण है, डैश का संबंध किस वर्ण से है? ये देखिए आप S बराबर यू टी प्लस 1/2 और A T2 ये दिया गया है, ये स्थिति समय को दर्शाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कौन सी फसल गर्म आर्द्रता जलवायु वाले क्षेत्र में सबसे अच्छी तरह से बढ़ती है और लगभग 100 सेंटीमीटर की अच्छी तरह से यह वितरित वर्षा या सिंचाई सुविधाओं के साथ 21 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच के जो तापमान की इसमें आवश्यकता होती है, ये कौन सी फसल है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपकी चावल है, ठीक है। चावल अब देखिए 20 नंबर का, मनुष्य उच्च ऊंचाई पर कैसे अनुकूलित होते हैं जहां सामान्य सांस लेने के लिए भी वायुमंडल दाब कम होता है? देखिए ऊंचाइयों पर जो मनुष्य उच्च ऊंचाइयों पर कैसे अनुकूलित होते हैं ये आपको बताना है, जहाँ पर आपको सामान्य तौर पर अगर सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वायुमंडल दाब वहाँ पर कम होता है, इसलिए हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये क्या होता है, जो लाल रक्तकणिकाएं होती हैं ना, कोशिकाएं, तो वहाँ उत्पादन में जो वृद्धि करके हार्मोन्स के संबंध में बंधन संबंध को कम करके उनमें श्वास दर को ये वृद्धि ये कर देती है, जिसकी वजह से हमें ऐसा फील होता है, ठीक है। आपका ऑप्शन बी है, ये सही है। देखिए 21वें नंबर का प्रश्न कह रहे हैं, निम्न में से किसे 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का ये राष्ट्रीय पुरस्कार इसने जीता है, फिल्म ने जीता है, आपको बताना है। देखिए संध्या राजू हैं, इनको क्या करें, सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इनके द्वारा जीता गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया कोटली दून और पाटली दून भारत के किस क्षेत्र में स्थित हैं? देखिए ये अगर हम बात करें, ये उत्तराखंड में ही स्थित है, जिसे हम लघु हिमालय और शिवालिक हिमालयों के बीच के जो क्षेत्र, जो घाटी होती है, उनको कोटली और दून और पाटली दून के रूप में हम इसको क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। देखिए द इंटरप्रेटर ऑफ मेलाडीज के लेखक कौन है? झिम्पा लाड़ी टी इनका नाम है, ठीक है। अब देखिए 24वें नंबर का प्रश्न है, जनवरी 2023 में किस देश ने हैदराबाद के पैगा मकबरों के जीर्णोद्धार का समर्थन करने की ये घोषणा की? ये अमेरिका है। अमेरिका ने हैदराबाद के जो पैगंबर जो मकबरे हैं जो मुगल काल के, तो उनको जीर्णोद्धार करने के लिए यहाँ पर समर्थन दिया है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद बाबरी खान एक थे, क्या थे, खिलाड़ी थे। ये किस चीज़ के खिलाड़ी थे? ये बांसुरी या सारंग के क्या थे, एक बहुत बड़े उस्ताद या क्या खिलाड़ी ने माना जाता है, ठीक है। ये श्रृंखला दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर 7055510737 पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।
अगर आपको ये श्रृंखला अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों के साझा करें। तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद।